नेक्स्ट पॉइंट है चिपको आंदोलन के बारे में बात करें तो चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 70 का दशक था कि यही आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गया। और चिपको आंदोलन फिर से चर्चा में आया है क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा साहब का भी हाल ही में निधन हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। लिखेगा चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 70 के दशक का यही आंदोलन 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गया। पादप संरक्षण की मिसाल बन गया। नेक्स्ट है एक टॉपिक है चुनाव याचिका। अभी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो आप सभी को याद होगा, ध्यान सभी लोगों ने दिया होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा स्किप हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ दिन तो हो ही चुका है कम से कम। तो जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था वहाँ के मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक निर्वाचन अथवा चुनाव याचिका दायर की थी। ये आपका तभी की न्यूज़ है जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हुए, उसके जस्ट बाद ये बोला जाने लगा कि नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में कैसे जो ममता बनर्जी जी हैं वो हार गई। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक सिविल एस्पायरेंट के तौर पर भी हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है आपसे या एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो निर्वाचन याचिका के बारे में बात करें किस तरह से होती है। देखिए, चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका हो जाती है समाप्त। और इसके पश्चात यदि कोई उम्मीदवार मानता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार अथवा कदाचार हुआ है तो चुनाव अथवा निर्वाचन याचिका उस मतदाता या उम्मीदवार के लिए उपलब्ध एकमात्र कानूनी उपाय होगा। और ऐसा उम्मीदवार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका के माध्यम से परिणामों को चुनौती दे सकता है। और ऐसी याचिका जो है चुनाव परिणाम की तारीख से करीब 45 दिनों के भीतर दायर करनी होती है। और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 1951 के जन प्रतिनिधि अधिनियम आरपीए के मुताबिक उच्च न्यायालय को 6 माह के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि इस प्रकार के मुकदमे जो हैं नॉर्मली वर्षों तक चलते रहते हैं। अब अगर इन लोग इसके बारे में हम लोग बात करें कि किन आधारों पर निर्वाचन याचिका जो है वो दायर की जा सकती है, तो चुनाव के दिन जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं था। इसके अलावा चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार, उसके पोल एजेंट या जीतने वाले उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति ने भ्रष्टाचरण किया है, या फिर बोल सकते हैं कि विजेता उम्मीदवार के नामांकन की जो अनुचित स्वीकृति है या नामांकन की जो अनुचित अस्वीकृति है वो सारी की सारी। इसके अलावा मतगणना प्रक्रिया में कदाचार, जिसमें अनुचित तरीके से मत प्राप्त करना, किसी भी मान्य वोट को अस्वीकार करना या किसी भी अमान्य वोट को स्वीकार करना शामिल है। तो तृणमूल कांग्रेस ने तो फिलहाल इसी चीज़ को एक फोकस बना रखा है। तो अगर ये होता है कि निर्णय जो है याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो क्या होगा। देखिए, याचिकाकर्ता जो है जीतने वाले उम्मीदवार के परिणाम को शून्य घोषित किए जाने की मांग कर सकता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता न्यायालय से स्वयं को, यदि याचिका उसी उम्मीदवार द्वारा दायर की गई है तो या किसी अन्य उम्मीदवार को विजेता या विधिवत निर्वाचित घोषित करने की मांग कर सकता है। और इस तरह यदि चुनाव याचिका का जो निर्णय हो वो आपका याचिकाकर्ताओं के पक्ष में होता है तो न्यायालय द्वारा नए सिरे से चुनाव आयोजित करने या एक नए विजेता की घोषणा की जा सकती है। तो संपूर्ण राइट्स किसके पास अभी आपको समझ में आ रहे हैं, न्यायालय के पास राइट्स इसके सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक है, तो इससे आपका जो चुनाव आयोग है उससे कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये आपका अगर मेंस में पूछा जाए तो पेपर 2 में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इस तरह की चीज़ें आपको दे दिया कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और उस चुनाव में जो आपका नंदीग्राम सीट थी, इसकी तरह से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नंदीग्राम सीट्स में इस तरह की बात हुई कि हम हार गए हैं और ये कंफर्म नहीं है कि हम हारे हैं जीते हैं, या फिर हमको लगता है चीटिंग हुई है कुछ ना कुछ। ठीक, तो
क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा राष्ट्रीय पार्क और एक तरफ लिखिएगा राज्य। राष्ट्रीय पार्क और एक तरफ लिखिएगा राज्य। राष्ट्रीय पार्क और एक तरफ लिखिएगा राज्य। दाची गाम जम्मू कश्मीर, दाची गाम जम्मू कश्मीर। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, तेलंगाना ही लिख लीजिएगा, पापीकोंडा तेलंगाना। सरिस्का राजस्थान, सरिस्का राजस्थान। बांदीपुर कर्नाटका, बांदीपुर कर्नाटका, बांदीपुर कर्नाटका। नेक्स्ट है फेरोमोन्स के बारे में बात करें तो फेरोमोन्स वह रसायन होता है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं और ये विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। वैसे क्लास में कई बार इस चीज़ को कवर अप कराया गया है, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। लिखिएगा फेरोमोन्स वह रसायन है, फेरोमोन्स वह रसायन है, फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी, यह विपरीत लिंगी, यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को, कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं, निर्धारित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के उच्च क्षेत्र में स्थित है और इस उद्यान की स्थापना करीब 1955 में हुई थी और 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको घोषित किया गया था। पहले लिख लीजिए, फिर बता देता हूँ कि क्यों महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन में। लिखेगा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, पशु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापित हुआ, 1955 में स्थापित हुआ और 1990 में, और 1955 का मतलब 1955 और 1990 का मतलब 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। यह उत्तराखंड राज्य के, यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के, गढ़वाल हिमालय के उच्च क्षेत्र में स्थित है, उच्च क्षेत्र में स्थित है, उच्च क्षेत्र में स्थित है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा रिसेंट में मई के आसपास कि वन्य गुज्जरों के अधिकार के बारे में आया था, चर्चा में क्यों आया था उसके बारे में बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान से कुछ वन गुज्जर परिवार को हटाने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और कहा है कि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जीवन के अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसमें दो चीज़ें चर्चा में आई थी। पहला तो आर्टिकल 21 जो कि आप सभी लोगों को पता है कि यह घोषणा करता है कि कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा और यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध होता है। तो जीवन का अधिकार केवल अस्तित्व या जीवित रहने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में आया। तो ये तो डायरेक्टली ही आ सकता है और बाकी आर्टिकल 21 भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। वैसे भी पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो नया फिर से पूछ लिया जाए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है पोइगई पूडम और तिरुमंगई के बारे में बात करें। पोइगई पूडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, अलवार संत थे, अलवार संत थे। नेक्स्ट है, हाँ एक पॉइंट और एडिशनल जोड़ लीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित कुछ और अन्य संरक्षित क्षेत्र के बारे में लिख लीजिएगा, ऐसे ही डाल लीजिए उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में स्थित अन्य संरक्षित क्षेत्र,
अन्य संरक्षित क्षेत्र, जिम कॉर्बेट के बारे में भी हम लोगों ने बात की ही थी। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हैले राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में बना था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। वैसे तो गंगोत्री भी है, नंदौर भी है, लेकिन राजाजी और नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इनके बारे में तो कम से कम पता होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को 1950 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर इसे न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई। इसे न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई। न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इसी के बारे में, क्लास के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जो क्लासेस पढ़ रहे हैं नेक्सस जीएस की तरफ से, जो लगातार अपलोड किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग क्लास पढ़ के ही समझ गए होंगे कि नेक्सस जीएस स्पेशल का रोल क्या है, इसका कार्य क्या होता है आपके आगामी पेपर में। ये जो क्लास है ये पिछले जितने टाइम से आपका नेक्सस चल रही है, 2015 दिसंबर से नेक्सस जीएस स्टार्ट हुई थी क्लास, और तब से लगातार बैक टू बैक सिलेक्शंस हो रहे हैं। और जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है तो सभी लोगों ने ये माना है कि अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई क्लास है तो वो नेक्सस जीएस स्पेशल है। रीज़न ये है कि इसमें अपडेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, करंट ओरिएंटेड जीएस बहुत ज़्यादा होता है, और वही करंट ओरिएंटेड जीएस होता है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो अगर आप हर एक चीज़ को करंट रिलेट करने लगेंगे तो आपके पास डाटा ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूँ तो इस तरह से बता सकता हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि ये 10 किताबें हैं और इस 10 किताब को आप पढ़ के इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, और एक किताब में 1,000 पन्ने हैं, ठीक है, 10,000 पेज हो गए, ऑलमोस्ट आपके पास 4 मंथ का टाइम है। तो आप कहेंगे हाँ यार ये हम करना चाहेंगे, और आसानी से तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ कोशिश करते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कवर अप नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये आप भी को पता है और ये इस बात सभी को पता है। तो उसमें आपको करना क्या होता है, जैसे कोई एक किताब है 1,000 पन्ने की, अब आपको समराइज़ करनी है उसको, 100 पेज में उसको करने हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका इतना कवर अप हो जाता है। वो 10% 20% ही ऐसा होता है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होता है, ठीक। तो यही चीज़ें जो है आपको करनी होती हैं, और एक रणनीति के तौर पर अगर आप काम करोगे प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो या फिर आपका बोल सकते हैं कि जो समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स हो, इवन यूपी पीसीएस मेंस और समीक्षा अधिकारी मेंस, सबसे ज़्यादा तो मेंस में आपका रणनीति काम करती है। जितना ज़्यादा आप फोकस होके काम करोगे, जितना ज़्यादा आप बोलोगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन पे हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपके सफलता के परसेंटेज बढ़ जाएंगे, सफल होने के चांसेस उतने ही आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको काम ये करना है कि जो चीज़ें परीक्षा उपयोगी हो, जो चीज़ें ट्रेंडिंग चल रही हों, उन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और जैसे अगर आपको क्लास हमारी ज्वाइन करनी है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर भी सिमिलर है, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहती है। और वैसे मॉर्निंग में 9 AM पर डेली आपकी क्लासेस जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की जाती हैं अब, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको एक डेमो के तौर पर देखा जा सकता है। डेमो के तौर पर आप देख सकते हैं कि क्लासेस किस प्रकार से चलती हैं। डेली 3 क्लासेस चलती हैं। पहली क्लास जो होती है वो सब्जेक्ट की होती है, दूसरी नेक्सस जीएस स्पेशल की होती है जो 20 मिनट्स की होती है, और यही क्लास होती है, सेम यही क्लास होती है। इसमें पूरी की पूरी चीज़ें जो है अपडेटेड फॉर्म में होती हैं, रिवीजन बहुत ज़्यादा होता है। और थर्ड जो क्लास होती है वो करंट अफेयर्स की होती है, और हिंदी एडिशनल पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपका हिंदी आपका समीक्षा अधिकारी में पूछा जाना है।
और दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो चाहे वो यूपीपीसीएस के लिए, दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए एक बैच है और बहुत आसानी से आप दोनों परीक्षा को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही एक ही फीस में कवर अप कराई जाती हैं और फीस जो है हमारी बहुत सिंपल है, 1200 रुपये मंथली फ़ीस है। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल है, बहुत आसान से आप कर सकते हैं। 1200 रुपये महीने है और उसका रीज़न ये है कि मंथली हम फीस लेते हैं जिससे आपको कहीं पे भी ये ना लगे कि यार हम तो फीस देने के बाद फंस गए हैं। ठीक, तो फीस देने के बाद आप कभी फंसते नहीं हैं। जब भी आपको लगे कि हाँ यार हमें समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, आप क्विट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से क्विट कर सकते हैं। ठीक, वैसे तो ऐसा हुआ ही नहीं है, ऑलमोस्ट जितने 5 सालों से कोचिंग चल रही है, तो जो लोग एडमिशन लेते हैं वो रेयर ही छोड़ते हैं, क्योंकि उनको हर एक चीज़ जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। ना उनको कहीं बाहर से करंट पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही जीएस का कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कोई नया डाटा जो अपडेट हुआ है वो उनको कहीं ढूंढने की आवश्यकता है। तो नेक्सस जीएस या हमारा जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि ढूंढ के वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराना जिसकी आपको आवश्यकता है आपके पेपर के लिए। हमारी टीम यही सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करती है कि आपको एक संक्षिप्त फॉर्म में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दिए जाएँ जो परीक्षा उपयोगी हैं। होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ चुके होंगे और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा डाटा लगातार अपडेटेड मिलता रहता है, पिक्स के फॉर्म में डालते रहते हैं या फिर आपका कभी कभी ऑडियो भी डाल दी जाती है क्लास की। अभी तो फिलहाल यूट्यूब चैनल पर ही डेली क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो डेली 9 AM पे आपकी कोई ना कोई क्लास ज़रूर होती है, चाहे वो नेक्सस जीएस स्पेशल की हो, चाहे वो सब्जेक्ट की हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स की हो, कोई ना कोई क्लास ज़रूर होगी। और ये सारी की सारी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या टॉपिक हमसे मिस आउट हो रहा है, किस तरह से हमको और पढ़ने की आवश्यकता है। तो बहुत अधिक पढ़ने की कोशिश करने की बजाय आप इस चीज़ पे फोकस करिएगा कि वो चीज़ें पढ़ें जो परीक्षा उपयोगी है। जैसे हमारी लाइन में लिखा होता है कि पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और 28 जून 2021 के नेक्सस जीएस स्पेशल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।